हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हम जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं इतना कुछ। जीएसटी एक्ट है, जीएसटी लॉ है, जीएसटी रूल्स है, नोटिफिकेशंस है, बट क्या आपको इनमें सब में फर्क पता है कि क्या है और क्या जीएसटी वाकई में वैलिड लॉ है कि नहीं है। आज हमारे इस वीडियो में हम वही समझेंगे कि जीएसटी को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरह से एक्ट ओवर राइड करता है रूल्स को एंड रूल्स ओवरराइड करते हैं नोटिफिकेशन को। हम सब में वो फर्क समझने वाले हैं आज इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले इस टॉपिक से रिलेटेड। पहले ये समझते हैं कि एक्ट कैसे बनता है। तो मैंने ये एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया है कि एक एक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले फाइनेंस बिल बनता है। ये फाइनेंस बिल जो है वो लॉ नहीं है, ये एक तरह से एक पेपर है जिसपे आपने अपने सारे प्रपोजिशंस लिखे हैं कि नेक्स्ट टैक्स लॉस कैसे होने चाहिए। इसमें इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी, जो स्टेट एक्साइज अभी भी वैलिड है, वो सभी चीजें यहाँ पर आएंगे। जीएसटी भी यहाँ पर आता है। जो फाइनेंस बिल है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं अपने संयोजकों के साथ। वो बिल बनने के बाद जब बजट आता है तो वो बिल लोकसभा में पढ़ा जाता है। लोकसभा में दोनों पार्टीज रहती है, रनिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन पार्टी। लोकसभा में ये बिल पढ़ा जाता है एंड अप्रूव या डिसअप्रूव होता है। अगर मान लीजिए वो अप्रूव होता है तो वो आगे के स्टेप पे जाएगा, अगर डिसअप्रूव होता है तो वो वहीं रुक जाएगा। जरूरी नहीं है आपके सारे पॉइंट्स अप्रूव हो डिसअप्रूव हो, लेकिन फाइनेंस बिल में तो वो सारे पॉइंट्स कंसिडर होंगे। अगर अप्रूव हो जाता है तो वो सेकंड स्टेप राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा में उस बिल को पढ़ा जाता है और उसे अप्रूव, डिसअप्रूव या मॉडिफाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि फाइनेंस बिल लोकसभा में पास किया गया कि टैक्स रेट 30% होना चाहिए। राज्यसभा कहता है कि नहीं, टैक्स रेट 30 नहीं 25 होना चाहिए, तो इसे डिसअप्रूव ने इसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। या फिर वो वैसे ही उसे अप्रूव कर ले कि नहीं 30% ही है। अगर अप्रूव कर लेते हैं तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास चला जाता है एक्सटेंड के लिए। अगर नहीं, मॉडिफाई होता है तो इसे वापस से लोकसभा के पास भेजा जाता है रिव्यू करने के लिए। लोकसभा ने जो भी चेंजेस राज्यसभा ने मॉडिफाई करे हैं, अगर वो अप्रूव करते हैं तो उसके बाद वो प्रेसिडेंशियल एक्सटेंड के पास चला जाता है। प्रेसिडेंट साहब जो दोनों पॉइंट्स दोनों लोकसभा और राज्यसभा ने अप्रूव किए हैं वो उनके पास आता है रिव्यू करने के लिए, और अगर वो सेटिस्फाइड है, ये प्रॉपर हैं, तो वो अपना मंजूरी दे देते हैं और उसके बाद वो एक एक्ट बन जाता है। तो दोस्तों, एक्ट में कोई चीजें चेंजेस करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए फर्स्ट वो फाइनेंस बिल में प्रपोज किया जाना चाहिए, लोकसभा उसे अप्रूव करना चाहिए, फिर राज्यसभा उसे अप्रूव करना चाहिए और फिर प्रेसिडेंशियल एसेंट उसे मिलना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि बजट साल में एक बार होता है। अब इसे हम इंटरिम बजट भी कहते हैं क्योंकि, और फाइनल बजट, यानी कि साल में 2 बार बजट आते हैं। जो फाइनल बजट रहता है वो सबसे ज्यादा मेन रहता है क्योंकि उसमें मैक्सिमम चेंजेस रहते हैं रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। बट जिस तरह से आप समझ रहे कि ये प्रोसेस इतना लंबा होता है, इसे कभी कभार महीने भी लग जाते हैं कंप्लीट करने के लिए। प्लस अप्रूवल लेना मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा मेंबर्स कोई इजी टास्क नहीं होता है। बजट सेशंस होते हैं जो काफी बार एक एक दिन या फिर 7-7 दिन तक भी चलते हैं, जहां पर ये मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं डिटेल में और फिर उनकी मंजूरी या नामंजूरी ली जाती है। इसीलिए जब एक्ट बनता है उसमें काफी सारे प्रोविजंस ऐसे डाले जाते हैं जो रूल्स और नोटिफिकेशंस के थ्रू आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्ट के थ्रू पावर्स दिए जाते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो रूल्स और नोटिफिकेशंस बना सके। आज अगर एक्ट में ही वो पावर नहीं है तो रूल्स और नोटिफिकेशंस की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो जब भी आपको किसी रूल और नोटिफिकेशन को चैलेंज करना है, आपको देखना है कि एक्ट में वो पावर है क्या उस रूल और नोटिफिकेशन को बनाने के लिए। ये एक तरह से ये मान लीजिए कि आपके घर के मेन लीडर ने अगर आपको परमिशन दी है कि आप कबर्ड खोल सकते हैं या आप ये काम कर सकते हैं, तो आप वो काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने वो काम किया उनसे बिना पूछे या उनके बिना मंजूरी लिए,
तो मतलब समझ जाना मम्मी की मार पड़ेगी। तो इस तरह से एक्ट में बहुत जरूरी होता है कि आपके सारे पॉइंट्स कवर हो प्लस पावर्स दिए जाए। भले वो पॉइंट्स उस वक्त क्लियर नहीं हो बट पावर्स एटलीस्ट दे दिए जाए सेंटर और स्टेट को वो एक्टिविटी करने के लिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं जो आपको समझने चाहिए कि जब एक बजट का बिल आता है तब वो होता है। काफी सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं एक्ट के जो इमीडिएटली नेक्स्ट डेट से एप्लीकेबल हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी रेट्स जो चेंज होती हैं वो इमीडिएटली नेक्स्ट डेट से एप्लीकेबल हो जाती हैं। बिल में जो भी पॉइंट्स आएंगे उसमें दिया जाएगा कि वो इफेक्टिव कब से होंगे। कुछ होती हैं जो रिसिप्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल एसेंट के बाद होती हैं। कुछ होता है डेट टू बी नोटिफाइड, यानी कि एक नोटिफिकेशन सेपरेटली पास किया जाएगा जिसमें बोला जाएगा कि एक्ट के ये सीरियल ये नंबर को हम नोटिफाई करते हैं कि वो आज से या फिर एक स्पेसिफाइड डेट से वैलिड माना जाएगा और स्पेसिफाइड डेट से एप्लीकेबल होगा। और चौथा होता है डेट स्पेसिफाइड इन द बिल, यानी कि बिल के अंदर साफ लिखा रहेगा कि ये डेट से वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई बिल पढ़ते हो आपको ये चारों डेटों को ध्यान में रखना है, क्योंकि सिर्फ बिल पढ़ना मतलब ये नहीं कि लॉ पास हो गया है, बिल कब से इफेक्टिव होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड पे देखा था कि जब तक वो प्रेसिडेंशियल एसेंट नहीं मिलेगा वो एक्ट नहीं बनेगा। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मंजूरी दोनों सभा मेंबर्स के पास से होती है, तो इसीलिए वो इमीडिएटली नेक्स्ट डेट ऑफ द बिल से भी एप्लीकेबल हो जाता है। डेट टू बी नोटिफाइड मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलने के बाद भी वो एक्ट का जो वो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं हुआ है, क्योंकि फाइनेंस बिल में लिखा है डेट टू बी नोटिफाइड। अगर प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलने के तुरंत बाद उसे एप्लीकेबल करना है तो एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा। वो नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही वो क्लॉज ऑफ द बिल एप्लीकेबल होता है। तो ये चारों डेट आपको इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है आप जब भी कोई बिल पढ़ते हैं कि ये कब से एप्लीकेबल है। आते हैं जीएसटी के ऊपर। जीएसटी एक्ट 2017 से एप्लीकेबल है, जुलाई 2017 टू बी स्पेसिफिक। तो अप्रैल टू जून आपके पुराने लॉज एप्लीकेबल थे जैसे सर्विस टैक्स, वैट और एक्साइज, और जुलाई 17 से ये सारे चीजें हट चुके हैं एंड जीएसटी एप्लीकेबल है। तो आपको जीएसटी 2017 से देखना है। जब भी कोई प्रोविजन आपको जीएसटी में चैलेंज करना है आपको देखना है कि क्या उसका पावर्स एक्ट में है क्या वो रूल्स और नोटिफिकेशंस बनाने के लिए। मैं इतना कह रही हूँ एक्ट्स, रूल्स और नोटिफिकेशंस, तो कौन सबसे ज्यादा भारी है किस पर? कभी आपने रॉक पेपर सीजर खेला है? जैसे होता है ना कि पेपर हमेशा भारी होता है रॉक पे, रॉक भारी होता है सीजर पे और सीजर भारी होता है पेपर पे। उस तरह से एक्ट्स, रूल्स और नोटिफिकेशंस भी होते हैं। जहाँ एक्ट होता है वो सुप्रीम माई बाप होता है। एक्ट में अगर पावर्स दिए हैं तो रूल्स और नोटिफिकेशंस बनाए जा सकते हैं। सिमिलरली नोटिफिकेशंस और रूल्स में रूल्स सुप्रीम होता है। रूल्स बोलता है कि मैं ये नोटिफाई करके लेके आऊंगा या नोटिफिकेशंस के थ्रू आऊंगा। नोटिफिकेशंस हमेशा लास्ट और सबऑर्डिनेट होता है। अगर एक्ट में वो और रूल्स में वो प्रोविजंस है ही नहीं नोटिफिकेशन इश्यू करने के लिए, तो अगर वो नोटिफिकेशन आया है तो भी उसे इनवैलिड मान लिया जाएगा। तो कभी भी अगर आपको किसी चीज को चैलेंज करना है तो आपको देखना है एक्ट में और रूल्स में वो प्रोविजंस है कि नहीं। जैसे रूल्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीजीएसटी रूल्स आए हैं, तो एक्ट में दिया गया है कि ये इनवॉइसिंग के लिए आपको इनवॉइसिंग का मेथड या इनवॉइसिंग फॉर्मेट फॉलो करना है और उसके डिटेल प्रोविजंस रूल्स में आएंगे। ऐसा अगर एक्ट में लिखा है तो ही वो रूल जो इनवॉइसिंग के लिए आया है वो एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं एप्लीकेबल होगा। तो अब आपको शायद डिफरेंस समझ जाएगा एक्ट, रूल्स और नोटिफिकेशंस के बीच में। आपने काफी बार सुना जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स हो रही है, रिकमेंडेशंस आ रहे हैं तो वो ही लॉ बनेगा। तो नहीं दोस्तों, ये भी एक गलत फहमी है। जब ये एक्ट पास हुआ था, फाइनेंस बिल बना था, तब उसमें एक क्लॉज लिखा था कि जीएसटी काउंसिल के पास पावर्स होंगे रिकमेंडेशंस देने के लिए से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जीएसटी में जो भी लॉ बनना चाहता है, एक्ट में क्लॉज लिखा है जिसके चलते जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी स्टेट और सेंटर को। अब ये स्टेट और सेंटर के ऊपर है कि वो उससे एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि जीएसटी काउंसिल में काफी बार बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस होते हैं बट वो सारे लॉ नहीं बनते हैं। तो अब जब नेक्स्ट जब भी कभी कोई जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशंस पढ़े,
आप प्लीज वेट करें स्टेट और सेंटर का उसका अप्रूवल देने के लिए। स्टेट और सेंटर नोटिफिकेशन के जरिए उसे लॉ बनाएंगे। अगर मान लीजिए आपके 10 पॉइंट्स जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किए हैं, ये स्टेट के ऊपर है कि वो उसे एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। वो हो सकता है 10 में से सिर्फ 4 को अप्रूव करें और 4 को ही नोटिफाई करें। जो जो 4 नोटिफाई होते हैं वो ही लॉ है। जो रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने दिए हैं वो लॉ नहीं है। दोस्तों ये बहुत क्लियर कीजिए, बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जीएसटी काउंसिल ने अगर रिकमेंडेशन दिया है तो वो लॉ है। जी नहीं, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड मतलब क्या? सिफारिश करना कि इस चीज को लॉ बनाना। ये स्टेट और सेंटर के ऊपर है कि उसे अप्रूव करे कि डिसअप्रूव करे। तो नेक्स्ट टाइम जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो उसमें जो रिकमेंडेशंस हो दिए जाएं, प्लीज वेट करें नोटिफिकेशन का स्टेट और सेंटर की तरफ से। आई होप दोस्तों ये लेजिस्लेटिव कंटेंट आपको समझा हो, एंड गोइंग फॉरवर्ड आप जब भी कोई बिल, एक्ट या जीएसटी लॉ पढ़ रहे हैं, आप इस पॉइंट को ध्यान रखें कि जीएसटी किस तरीके से बना है, किस तरह से एक्ट बनता है और रूल्स बनता है और नोटिफिकेशंस बनते हैं, एंड कौन किसके ऊपर प्रिवेल करता है। हमने ऐसे और भी वीडियोस बनाए हैं रिलेटेड टू जीएसटी कोर्स। अगर आपको हमारे टॉपिक्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज उस जीएसटी कोर्स को भी देखिएगा। आप, आई एम श्योर आपको वो अच्छा लगेगा। थैंक यू।